विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मानसून सत्र के चौथे और आखिरी दिन उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर 24 घंटे की चर्चा के जवाब में नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसकी पीडीए को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र 2047 पर लंबी चली चर्चा का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसी पीडीए समाज के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी 4 सरकारों में कुछ नहीं किया। अपने 2 घंटे से ज्यादा के संबोधन में जहां उन्होंने अपने अब तक के सारे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं उन्होंने भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश दृष्टिपत्र पर 1947 से लेकर 2047 तक उत्तर प्रदेश का पूरा लेखा जोखा है। उत्तर प्रदेश ने क्या पाया है, क्या खोया है और आगे क्या करने से उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, ये सब समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत विकसित तब बनेगा जब हर राज्य अपनी भूमिका निभाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहेगा। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के 187 विधायकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि सभी ने गंभीरता और रुचिपूर्ण ढंग से बहस को सार्थक बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बड़ी आबादी वाला राज्य नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समावेशी और समग्र विकास को उत्तर प्रदेश और भारत के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी तक पहुंचाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1960 के बाद से राज्य लगातार गिरावट की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा कि विशाल सामर्थ्य, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रम शक्ति होने के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण यूपी 1980 के दशक के बाद देश का सबसे बीमारू राज्य बन गया। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन न इच्छा शक्ति थी और न ही क्रियान्वयन का संकल्प। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर लगातार दहाई में रही है। पिछले 3 वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर 14% से भी अधिक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में शुरू हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 50 वर्षों तक अधूरी रही। इसकी शुरुआती लागत 100 करोड़ थी, जो 2021 तक बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई। डबल इंजन सरकार ने इसे पूरा कर 14 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा दी। 2017 से अब तक 31 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 23 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को पानी मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत उद्यमों से गांव के गरीब, वंचित और पिछड़ा वर्ग ही सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के परंपरागत उद्यम को बढ़ावा दिया। ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग पर काम किया। टूल किट उपलब्ध कराए गए। सीएम योगी ने विपक्ष के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे को जनता की आंखों में धूल झोंकने का खेल करार दिया और कहा कि उनकी सरकार ने वास्तव में पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक शिल्पियों के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया। सदन ने सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधार के नाम पर केवल मुस्लिम और यादवों और गरीब ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि उसे पीडीए से क्या परेशानी है। आज ही विधानसभा में बांके बिहारी मंदिर जी न्यास विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस पर सपा सदस्यों का कहना था कि उन्हें इस संशोधन विधेयक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि इस पर सपा की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसीलिए उसे नहीं सुना जा सकता है। इसी मुद्दे पर सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। आज ही विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में मानसून सत्र में आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर 24 घंटे से चल रही अनवरत चर्चा का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का राज्य है। यहाँ पहले भी संभावना थी, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है और वर्क फोर्स की भी कमी नहीं है। बावजूद इसके पिछली सरकारों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि आइए ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन आया, कानून का राज स्थापित हुआ।
जल थल नभ के लिए अब बेहतरीन कनेक्टिविटी बन चुकी है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सीधे जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष 24 घंटे दुष्प्रचार करता है कि विद्यालय बंद हो रहे हैं, लेकिन कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है। पेयरिंग के क्रम में व्यवस्था बनाई गई है जिससे छात्र शिक्षकों का रेशियो बेहतर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब केवल भारत का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का नेतृत्व करने वाला राज्य बन गया है। निवेशकों का भरोसा, युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं यूपी की नई पहचान है। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदा जनता से किया उसे पूरा करके दिखाया। जब हमारे 2 सांसद थे तब हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज मंदिर बन गया। उन्होंने कहा पहले उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला था। आज स्थिति अलग है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है। हम परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं करते। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा जब तक जन जन को उच्च स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती तब तक विकसित प्रदेश की परिकल्पना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जब से हमारी सरकार आई है प्रदेश में पानी, स्वास्थ्य, बिजली आदि में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान जैसे बेहतर संस्थान हैं और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। जिसने अपराध किया उसे सजा दिलाने का काम किया गया है। इसके साथ ही चर्चा में रजनीकांत महेश्वरी, पद्म सेन चौधरी, रजनी तिवारी, मोहित बेनीवाल, मंत्री धर्मपाल सिंह, रामतीर्थ सिंघल, धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज, रामसूरत राजभर, मंत्री संजय निषाद, धर्मपाल सिंह, जितेंद्र सिंह सेंगर, बौरन लाल मौर्य, अंगद कुमार सिंह, कुंवर महाराज सिंह, सत्यपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी, देवेंद्र प्रताप सिंह, अश्वनी त्यागी, वंदना वर्मा, अविनाश चौहान, मंत्री रामकेश निषाद, मंत्री के शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विजय बहादुर पाठक ने नियम 111 में संस्कृत विद्यालयों का मामला उठाया। संस्कृत विद्यालयों के मान्यता के मुख्य प्रपत्र UDISC कोड न मिलने की समस्या आ रही है, जिससे छात्रों के APAAR ID नहीं बन रही है। संस्कृत भाषा की प्रगति में अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है और मान्यता के प्रपत्र की खोजबीन हो रही है, लेकिन संस्कृत विद्यालय के पास उनके UDISC कोड ही नहीं है। कक्षाओं 6 से 8 तक के मान्यता का मामला पेचीदा होता जा रहा है। प्रदेश में कई ऐसे प्रधानाचार्य हैं जिनके पास 6 विद्यालयों की जिम्मेदारी है। विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और आए दिन प्रधानाचार्य पदमुक्त हो रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों के पदों की नियुक्तियां होनी है, परंतु नियुक्तियों की नियमावली न तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में है और न ही लोक सेवा आयोग में। इसके बाद 4 विधेयक उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन संशोधन विधेयक 2025 और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हुए। सभापति ने घोषणा की कि सभी प्रश्न उत्तरित माने जाएंगे। कार्यस्थगन की सूचनाओं समेत कार्यसूची के सभी मद प्रस्तुत माने जाएंगे। याचिकाएं याचिका समिति को संदर्भित मानी जाएंगी। उसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन के संचालन में उन्हें सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और इसके बाद राष्ट्रगान के साथ ही सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।